हाँ तो प्यारे साथियों, एनसीईआरटी की श्रृंखला में आज हम इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारी भारतीय राज व्यवस्था को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और भारतीय राज व्यवस्था स्टार्ट करने में सबसे पहला हमारा अध्याय रहेगा संविधान का। संविधान एक परिचय, संविधान के बारे में हम लोग जो उसका एक परिचय यानी कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आज हम उसको इस लेक्चर में जानेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या स्टार्ट होने जा रहा है? भारतीय राज व्यवस्था। ठीक है, भारतीय राज व्यवस्था। ठीक, भारतीय राज व्यवस्था हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से। ठीक है, और एनसीईआरटी स्तर से हम लोग इसको अच्छे तरीके से पूरा कवर करेंगे, यानी कि इंडियन पॉलिटी। हालांकि आप लोग इसको नाम से ही जान रहे होंगे, भारतीय राज व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी। राज व्यवस्था इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो ना? यानी कि राज व्यवस्था, भारत की जो राज व्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी, यानी कि हमारे भारत में जो राज करने की जो व्यवस्था है, जो राज करने की जो व्यवस्था है, ध्यान रखिएगा, राज करने की जो व्यवस्था है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। या हम कह सकते हैं हमारे भारत में राज करने की जो व्यवस्था है या जो रूल करने का जो सिस्टम है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भारतीय राज व्यवस्था कहते हैं। हमारे देश को देखा जाए, हालांकि एक संवैधानिक रूप से जो हमारा देश है, हमारे देश को संवैधानिक तरीके से, एक संवैधानिक रूप से, हमारे देश को संवैधानिक रूप से देखा जाए तो हमारे देश को संवैधानिक रूप से दो नाम दिए गए हैं। कितने? दो नाम दिए गए हैं। अब वो दो नाम कौन से हैं? एक तो इंडिया और दूसरा भारत। दूसरा भारत। ठीक है, संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक रूप से हमारे देश को दो नाम दिए गए हैं, इंडिया और भारत। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले ही आर्टिकल में, जो हमारा पहला आर्टिकल है, जो हमारा पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, उस अनुच्छेद 1 में देखोगे, अनुच्छेद में दिया गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन स्टेट्स। क्या दिया गया है पहले अनुच्छेद में हमारा? इंडिया, इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत शैल बी यूनियन स्टेट, यूनियन स्टेट। ठीक है ना? इसका मतलब ये हुआ, जो भारत है, भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है ना? ये हमारे किस में दिया गया है? हमारे आर्टिकल 1 में दिया गया है, भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, ये तो बात रही हमारे पॉलिटी की, हमारे भारतीय राज व्यवस्था की। अब, और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं इस चीज़ को, कि जो भारत की राज व्यवस्था है वो चलती किससे है ना? चलती किससे है, रन किससे होती है? तो हम ध्यान रखेंगे, बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के द्वारा हमारे भारत की राज व्यवस्था चलती है। ठीक है, अब प्रश्न यहाँ पे ये बन जाता है हमारा कि संविधान होता क्या है? संविधान होता क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान क्या है? हालांकि प्रश्न साधारण लग रहा है, बट समझ के चलना है प्रत्येक चीज को हमें, छोटी छोटी, क्योंकि एनसीईआरटी स्तर है, प्रत्येक चीज को हम लोगों को समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, संविधान क्या है या संविधान होता क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? हम कह सकते हैं एक वर्ड में, जो संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम कह सकते हैं ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल्स। क्या है? संविधान एक लिखित कानूनों का दस्तावेज है। ए कॉन्स्टिट्यूशन, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रिटन रूल। ठीक है, सेट ऑफ रिटन रूल्स, यानी कि संविधान जो है हमारा, जो संविधान है वो एक लिखित दस्तावेज है या लिखित कानूनों का दस्तावेज है। संविधान क्या है? संविधान एक लिखित कानूनों का दस्तावेज है। ठीक है, क्या है? एक लिखित कानूनों का दस्तावेज है।
दूसरी चीज आगे याद रखिएगा, मैंने बताया कि संविधान एक लिखित कानूनों का दस्तावेज है, और कोई भी देश हो, अमेरिका है, इंडिया है, पाकिस्तान है, चाइना है, कोई भी देश हो, यानी कि किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है, जो प्रशासन व्यवस्था है, वो हमें उस देश के संविधान से ही पता चलता है। जो वहाँ की प्रशासन व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, उसके बारे में अगर हमको पता लगाना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस देश का हमारे लिए संविधान, उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। हमें संविधान से ही पता चलेगा उसके बारे में। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे पास भी एक संविधान है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ था, और इसे स्वीकार भी कर लिया गया था या अंगीकृत कर लिया गया था। 3 प्रश्न हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। हमारा संविधान बनकर के तैयार कब हुआ था, या स्वीकार कब किया गया था, या अंगीकृत कब किया गया था। 3 इन वाक्यांशों में, इन शब्दों में प्रश्न को रखा जाता है, तो कहीं भी डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है। इसका एक ही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। अब यहां ध्यान रखिएगा, ये बनकर के तैयार हो गया था हमारा, ठीक है, लेकिन 26 जनवरी कितना, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 से इसे लागू कर दिया गया, संविधान को लागू कर दिया गया। ठीक, दूसरी बात, और इसको जब लागू कर दिया गया, जिससे कि हम एक गणतंत्र दिवस के रूप में या एक रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग इसको मनाते हैं। जब इसको लागू किया गया तो हम इसको रिपब्लिक डे के रूप में, किसके रूप में, रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और हमें अपने देश के संविधान को पढ़ करके ही पता चलेगा कि हमारे देश की राज व्यवस्था क्या है, या वो कौन सा सिस्टम है जिससे हमारे देश का शासन चलता है, राज व्यवस्था चलती है। और हमारे देश में हालांकि देखा जाए तो सत्ता का बंटवारा जो होता है, जो पावर शेयरिंग है, हमारे देश में जो सत्ता का बंटवारा है, जो पावर शेयरिंग है, समझिएगा इस चीज को, जो हमारे देश में सत्ता का बंटवारा है, जो पावर शेयरिंग है, ध्यान रखिएगा, वो 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज में डिवाइडेड होती है, जो कि 3 स्वतंत्र अंगों में विभाजित होती है। कितने में, 3 इंडिपेंडेंट बॉडी, 3 इंडिपेंडेंट बॉडी, ठीक है, 3 स्वतंत्र अंगों में इनको बांटा जाता है। और वो 3 स्वतंत्र बॉडी कौन सी है हमारी, ये भी ध्यान रखिएगा। नंबर 1 पे हम कह सकते हैं, नंबर 1 कौन सी हमारी, लेजिस्लेचर, विधायिका, कौन सी, विधायिका, ठीक है, विधायिका, लेजिस्लेचर जिसे बोलते हैं हम लोग। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड हमारी कौन सी हो गई, एग्जीक्यूटिव, जिसे हम बोलते हैं कार्यपालिका। क्या बोलते हैं, कार्यपालिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। और नंबर 3 की जब हम बात करें तो नंबर 3 होती है हमारी जुडिशरी, यानी कि न्यायपालिका, ठीक है, न्यायपालिका। जो हमारे देश में जो सत्ता का बंटवारा होता है, जो पावर शेयरिंग होती है, वो 3 इंडिपेंडेंट बॉडीज में डिवाइडेड होती है, जो 3 स्वतंत्र अंगों में विभाजित होती है, वो है हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो विधायिका होती है, इसका कार्य क्या होता है, ये विधि का निर्माण करती है, इसका काम क्या होता है, कानून बनाना, टू मेक लॉज, ध्यान रखिएगा, टू मेक लॉज, यानी कि कानून बनाना इसका कार्य होता है। ये कानून बनाने का कार्य कौन करती है, हमारी विधायिका करती है, ठीक है, कानून बनाने का कार्य कौन करती है, विधायिका करती है। कार्यपालिका का क्या कार्य रहता है, एग्जीक्यूटिव का, ये अप्लाई करती है लॉ को, टू अप्लाई द लॉ, टू अप्लाई द लॉ, ठीक है, टू अप्लाई द लॉ, यानी कि विधि को लागू करना, कानूनों को लागू करना, ठीक है, विधि को लागू करने का कार्य किसका रहता है, कार्यपालिका का, ये उनको लागू करती है। अब बात करें अपने तीसरी बॉडी की, जो कि हमारी न्यायपालिका है, जुडिशरी है। इसका काम क्या रहता है, इस जुडिशरी का जो लिखित विधि है, जो कानून की व्याख्या है, उस व्याख्या को करना इसका काम रहता है जुडिशरी का, या उसमें जो विवाद हैं उन विवादों को सुलझाना हमारे न्यायपालिका का कार्य रहता है, यानी कि टू एक्सप्लेन द लॉज एंड टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स इन दैट, ठीक है, टू एक्सप्लेन द लॉज ऑफ
लॉज एंड रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स इन दैट, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं जो लिखित विधि है, जो कानूनों की व्याख्या करना कह सकते हैं हम लोग, या उनमें जो विवाद हैं उन सभी को सुलझाने का जो कार्य है वो हमारा कौन करता है, वो हमारा कार्य करती है हमारी न्यायपालिका, हमारी ज्यूडिशरी। ठीक है, तो मैंने बताया हमारी 3 इंडिपेंडेंट बॉडी है जिनमें कि हमारी सत्ता पावर शेयरिंग हमारी उनके द्वारा होती है। लेकिन जो हमारे पास हमारे देश की जो राज व्यवस्था है, लेकिन जो हमारे देश की जो राज व्यवस्था है, या हमारे देश में किस तरीके से शासन चलेगा, या हमारे देश में किस तरीके से राज व्यवस्था चलेगी, ये सभी जो विधियां हैं वो हमारे भारतीय संविधान में निहित हैं। पूरी की पूरी हमारे संविधान में सभी की सभी लिखी हुई रखी है। ठीक है, अब यहाँ एक प्रश्न ये बनता है हमारा कि संविधान, हमारी राज व्यवस्था जो है, हमारी जो भारतीय राज व्यवस्था है, इस भारतीय राज व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ? भारतीय राज व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ? राज व्यवस्था का जन्म कैसे हुआ? ठीक, हमारी भारतीय राज व्यवस्था का जन्म क्या हुआ? देखिए, याद रखिएगा, जब हमारा देश में जब भारतीय राज व्यवस्था की शुरुआत उसी दौर में हो गई थी जब ब्रिटिशर्स, जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों का जब भारत में आगमन हुआ, तभी से हमारे देश में इसकी शुरुआत हो गई थी। किसके आगमन से? ब्रिटिशर्स के, जो अंग्रेज लोग थे, इन्हीं के आगमन से हमारे यहाँ पे इस राज व्यवस्था की, भारतीय राज व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी, इस पद्धति की। क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा मुगल बादशाह था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, अकबर के शासनकाल में सबसे पहले एक अंग्रेज आया था, और जब हमारे देश में मध्यकाल, मीडिएवल पीरियड चल रहा था, और हमारे देश में तब दिल्ली सल्तनत भी चल रही थी, और दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश में सिकंदर लोधी शासन कर रहा था, और तब हमारे पास हमारे देश में यूरोपीय कंपनियों का आगमन भी शुरू हो गया था, और यूरोपियंस में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, और सन 1498 ईस्वी में यूरोप से लेकर के भारत तक एक समुद्री मार्ग की खोज जो की गई थी वो वास्को ड गामा ने की थी। लेकिन इनके बाद डचों का आगमन हुआ, नीदरलैंड या हॉलैंड के लोगों का हुआ, फिर अंग्रेज आए, और अंग्रेजों के बाद डेन्स आए, है ना, अंग्रेजों के बाद डेन्स आए, और सबसे अंत में भारत में फ्रांसीसी या फ्रेंच लोगों का आगमन हुआ। लेकिन हम सब जानते हैं इस चीज को कि पांच शक्तियों में सबसे शक्तिशाली अंग्रेज साबित हुए, और जब मुगल साम्राज्य चल रहा था, राज कर रहा था मुगल शासक जलालुद्दीन अकबर, तब इसी के शासनकाल में सबसे पहले अंग्रेज जॉन मिल्डेनहाल, कौन आया था? जॉन मिल्डेनहाल। जॉन मिल्डेनहाल भारत आया, और तभी से अंग्रेज उत्कर्ष की बात करें, अंग्रेजों का उत्कर्ष, राज शुरू हो गया उनका, और अंग्रेजों के भारत में आ जाने से ही जो भारतीय राज व्यवस्था का इवोल्यूशन है या जो विकास है वो शुरू होता है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें आज पढ़ेंगे अपना, हम एक तरीके से देखें जो अंग्रेजों का आगमन हुआ और वहाँ से स्वतंत्रता तक हम लोग इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो भारत का संवैधानिक विकास है आज हम उसी को इसमें पढ़ने की बात को करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा, जो संविधान है हमारा, संविधान की अगर बात करें तो संविधान क्या करता है? संविधान का जो काम है देखा जाए, जो हमारा राज्य है, राज्य की हमारी विधायिका हो, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका हो, उसकी स्थापना करना, उनकी शक्तियां या जो दायित्व हैं उनका सीमांकन करना, या जनता या राज्य के बीच संबंधों का एक विनियमन करना, ये हमारे किसका काम है? हमारे संविधान का काम है। संक्षेप में बताऊं इस चीज को तो संविधान का अर्थ होता है जो कानून है, जो कानूनों का दस्तावेज है, उसी से इसका संबंध रहता है, क्योंकि उस कानूनों के दस्तावेज के द्वारा देखा जाए प्रजातंत्र व्यवस्था में शासन चलाया जाता है। हालांकि संविधान एक आधारभूत नियम कह सकते हो या कानून कह सकते हो, उनका संग्रह होता है, क्योंकि संविधान से आशय निकाला जाए, एक अर्थ निकाला जाए, एक महत्व निकाला जाए, तो जो मौलिक कानून हैं उसके उस संग्रह से लगा सकते हैं जिसके आधार पर कानून बनाए जाते हैं और शासन चलाया जाता है, वही हमारा संविधान कहलाता है।
ठीक है, अब यहां हम बात करें थोड़ी सी संविधान के कार्यों की। संविधान के कार्य क्या है? संविधान का सबसे पहला जो काम है, सबसे पहले काम की बात करें कि जो बुनियादी नियम है हमारे, उनका एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है जिससे कि समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और एक विश्वास बना रहता है। संविधान, हम कह सकते हैं संविधान वो सत्ता है, संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है, सरकार बनाती है। ठीक है ना, संविधान एक ऐसी सत्ता है जो कि सबसे पहले क्या बनाती है? सरकार बनाती है। और अगर मैं संविधान के दूसरे कार्य की बात करूं कि इसका दूसरा मुख्य काम क्या है, तो संविधान का दूसरा काम ये क्लियर करता है, ये स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। समझ गए ना इस चीज को? इसका दूसरा कार्य क्या रहता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, शक्ति का निर्णय किसके पास होगी। और दूसरा इसमें क्या रहता है, ये भी क्लियर करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, सरकार कैसे निर्मित होगी, सरकार कैसे बनेगी, ये हमारा संविधान ही तय करता है। ठीक है, अगर मैं इसके यहां तीसरे कार्य की बात करूं तो संविधान का तीसरा काम हम ये कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा अपने नागरिकों पर जो कानून लागू किए जाने हैं उनकी कोई सीमा तय करी जाए। यानी कि जो नागरिक हैं, सरकार के द्वारा अपने नागरिकों पर जो लागू किए जाने वाले कानून हैं उनकी कोई सीमा तय करे। वो कौन तय करेगा? वो हमारा संविधान तय करेगा। और ये सीमाएं जो हैं इस रूप में देखा जाए तो मौलिक होती हैं, जो कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती। अगर यहां एक और देखा जाए तो संविधान जो है वो सरकार की शक्तियों को इस तरीके से सीमित करता है, जैसे कि मान लो सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका क्या हो सकता है कि नागरिक के रूप में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनको स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी भी उनका उल्लंघन न कर सके। ये सबसे प्लस पॉइंट वाली चीज़ है यहाँ पे। संविधान के मैं चौथे कार्य की बात करूँ, संविधान का चौथा कार्य क्या है, तो संविधान का चौथा काम ये होता है कि सरकार को ऐसी क्षमता देता है, या संविधान सरकार को ऐसी क्षमता दे जिससे कि वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए जो परिस्थितियां हैं, जो सिचुएशन है, उनका निर्माण कर सके। क्लियर? और भारतीय संविधान शक्ति को एक समान कह सकते हैं धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो संस्थाएं हैं, हमारी 3 संस्थाएं हैं, और स्वतंत्र संवैधानिक निकाय जैसे कि निर्वाचन आयोग, इनमें बांट देता है। ठीक है ना, इनमें बांट देता है। क्लियर यहाँ पे पूरी चीज बिल्कुल? हाँ, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि संविधान क्या काम रहता है उसका, शक्ति जो है संविधान, हमारा जो भारतीय संविधान है वो शक्ति को पूरे समाज में, है ना, पूरे जनहित में क्या करता है, एक समान तरीके से धरातल पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो संस्थाएं हैं और जो हमारी स्वतंत्र संवैधानिक निकाय हैं जैसे कि निर्वाचन आयोग हो गया, इन सब में शक्तियों को बांट देता है। और इससे अब ये क्लियर हो जाता है कि यदि कोई भी संस्था मान लीजिए संविधान को नष्ट करना चाहती है तो दूसरी संस्थाएं जो हैं उसके अतिक्रमण को नियंत्रित कर लेंगी। हालांकि अवरोध और एक संतुलन के कुशल प्रयोग ने देखा जाए तो भारतीय संविधान की सफलता सुनिश्चित की हुई है। हालांकि भारतीय संविधान जो है वो एक लिखित और एक नवनिर्मित और दूसरी चीज क्या, विश्व का सबसे बड़ा व्यापक संविधान है। क्या है? एक व्यापक संविधान, विश्व का, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा व्यापक संविधान है। और जिस समय संविधान लागू हुआ था, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय याद रखिएगा इसमें 395 यानी कि 395 इसमें आर्टिकल थे, अनुच्छेद थे, और इसमें 8 अनुसूचियां थी। कितनी? 8 अनुसूचियां। ठीक है, और भाग कितने थे इसमें? इसमें 22 भाग सम्मिलित थे। जब ये लागू हुआ था इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग सम्मिलित थे। वर्तमान भारत के संविधान में देखोगे, प्रेजेंट में देखोगे, अपने प्रेजेंट समय में देखा जाए तो भारत में जो संविधान है उसमें 465
465 आर्टिकल्स हैं इसमें, 12 आपके इसमें अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, और इसमें हमारे वर्तमान समय में 12 भाग हैं। कितने? 12 भाग, सॉरी 25 भाग हैं हमारे वर्तमान में, 25 भाग इसमें सम्मिलित हैं। 465 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हमारे वर्तमान के संविधान में सम्मिलित हैं। भारत का जो संविधान है वो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कह सकते हैं, लोकतांत्रिक कह सकते हैं हम लोग जो है, और एक तरीके से पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान है। और पहला संविधान संशोधन जो हुआ था, हमारा जो प्रथम संविधान संशोधन ध्यान रखिएगा 1951 में हुआ था, और पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही हमारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसी संविधान के संशोधन पहले के तहत जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ी सी अपनी बात करें संविधान, जो हम संविधान पढ़ रहे हैं उसी संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, ठीक है ना। संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करें, प्रमुख विशेषताएं, तो हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? याद रखिएगा, सबसे पहले तो मैंने बताया कि लिखित है। क्या है? लिखित है ना। निर्मित है, नवनिर्मित कह सकते हो या निर्मित कह सकते हो। और दूसरी चीज, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, ठीक है। यानी कि लिखित और नवनिर्मित हमारा सबसे बड़ा विश्व का संविधान है। एक तो ये विशेषता कह सकते हैं। दूसरा ये क्या है? अब एक हम बात कह सकते हैं प्रभुत्व संपन्न है। क्या है? प्रभुत्व संपन्न है, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न है। दूसरी चीज मैंने बताई थी आप लोगों को, लोकतंत्र, लोकतंत्र। और क्या बताया था मैंने? पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य, समाजवादी गणराज्य, ठीक है ना। यानी कि प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य, इनकी स्थापना जो है वो एक संसदीय प्रकार की स्थापना है। कैसी है? संसदीय प्रकार की स्थापना। इसमें एक देखा जाए विशेषताओं में तो इसमें मूल अधिकारों का समावेश किया गया है। किसका? मूल अधिकारों का, ठीक है ना, मूल अधिकारों का समावेश इसमें किया गया है। एक विशेषता हम ये कह सकते हैं, ठीक। और एक ये कह सकते हैं कि उसमें राज्य के लिए क्या है, इसमें एक नीति निर्देशक तत्वों का समावेश भी किया गया है। किसका? नीति निर्देशक तत्वों का, नीति निर्देशक तत्वों का भी इसमें समावेश किया गया है हमारे संविधान में। लचीलापन है इसमें, कठोरता है, केंद्र की ओर एक उन्मुखता देखने को मिलती है अपने संविधान में। वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। एकीकृत स्वतंत्र न्यायपालिका है इसमें। एक हम कह सकते हैं कि जो संसदीय संप्रभुता है, जो न्यायिक सर्वोच्चता है, उसमें समन्वय है, देखने को मिल जाता है। एकल नागरिकता का प्रावधान है हमारा इसमें, एकल नागरिकता का प्रावधान भी इसमें सम्मिलित है। और पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना का भी इसमें प्रावधान दिया गया है हमारे संविधान में। और नागरिक हैं, उनके लिए जो मूल कर्तव्य हैं, उन मूल कर्तव्यों का समावेश हमारे संविधान में दिया गया है। एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य हमारे संविधान की विशेषताओं में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम अब विशेषता हमारी कंप्लीट हुई, ठीक है, एनसीईआरटी स्तर से। अब हम देखेंगे हमारा जो भारत का संविधान है उसके प्रारंभ समय को, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। हमारे संविधान की पृष्ठभूमि क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो याद रखिएगा संविधान सभा के सिद्धांत का सबसे पहले दर्शन हमें किस में देखने को मिलता है? जो हमारा 1895 का स्वराज विधेयक है, उसी स्वराज विधेयक में हमें संविधान सभा का सबसे पहला दर्शन देखने को मिलता है। कब? 1895 का जो हमारा स्वराज विधेयक है, ठीक है ना, जो स्वराज्य विधेयक है, उसी स्वराज्य विधेयक में हमें देखने को मिलता है क्या? संविधान का सिद्धांत, जिसे किसने प्रतिपादन किया था, किसने तैयार किया था? हमारे
बाल गंगाधर तिलक ने। इस स्वराज्य विधेयक को किसने तैयार किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक को तैयार किया था। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में जो स्वराज विधेयक तैयार किया था, उसी में हमें संविधान सभा का सिद्धांत सबसे पहले देखने को मिलता है। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ? 20वीं शताब्दी में जो स्वराज विधेयक था, इस विचार की ओर सबसे पहले संकेत किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। और महात्मा गांधी ने इस पर संकेत किया और उन्होंने 1922 में अपने विचार व्यक्त करते हुए ये कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। 1924 का समय आ गया। 1922 के बाद में 1924 में जो हमारे पंडित मोतीलाल नेहरू थे, पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना, जो मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार थी उसके सामने संविधान सभा के निर्माण की मांग प्रस्तुत की, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद क्या हुआ? एक औपचारिक रूप से 1934 में 1934 में, ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के गठन का, जो संविधान सभा थी उसके गठन का विचार सबसे पहले किसने रखा? एम.एन. रॉय ने। किसने? एम.एन. रॉय ने सबसे पहले 1934 ईस्वी में एक औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का विचार रखा। और जो हमारी कांग्रेस थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, उसने सबसे पहली बार 1935 में भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। कब? 1935 में, ठीक है। लखनऊ जो है हमारा, लखनऊ में याद रखिएगा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, लखनऊ में कांग्रेस के अधिवेशन में देखा जाए तो संविधान सभा के अर्थ और महत्व की व्याख्या की गई। और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ, उसमें जो आशय था, जो संविधान सभा का जो आशय था, जो महत्व था, उस प्रस्ताव पर, उससे संबंधित जो प्रस्ताव था वो पारित कर दिया गया। और जो लॉर्ड लिनलिथगो था, लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया? 1940 में, ध्यान रखिएगा, 1940 में अगस्त प्रस्ताव पेश किया। किसने? लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव पारित किया, ठीक है ना। और अगस्त प्रस्ताव तो पारित किया गया, जिसमें कि पहली बार यह स्वीकार किया गया था इस अगस्त प्रस्ताव में कि भारत के लिए नए संविधान के निर्माण का कार्य जो है पूरी तरह से नहीं, बल्कि प्रमुख भारतीय द्वारा ही होना चाहिए। भारत का जो नया संविधान बनेगा उसके निर्माण के जो पूरा कार्य रहेगा, पूरी तरह से नहीं, लेकिन प्रमुख जो भारतीय लोग होंगे वही इसको पूरा करेंगे। और जो क्रिप्स प्रस्ताव था, जो हमारा क्रिप्स प्रस्ताव था, क्रिप्स प्रस्ताव कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, जो क्रिप्स प्रस्ताव था, उस क्रिप्स प्रस्ताव ने, ध्यान रखना, पहली बार 1942 में, कब? 1942 में संविधान सभा की स्थापना की तारीखों का उल्लेख किया जाता है। एक औपचारिक रूप से देखें तो एक संविधान सभा ने क्या किया? संविधान को बनाया, जिसे कि अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। और इसकी पहली बैठक हमारी, अगर पहली बैठक की बात करें, जो पहली बैठक हुई थी वो हमारी कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 में। पहली बैठक 1946 में 9 दिसंबर को हुई। उसके बाद 14 अगस्त 1947 को, ध्यान रखिएगा, 14 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन हुआ, जो विभाजित भारत था, उसके संविधान सभा के रूप में इसकी दोबारा से बैठक हुई। और 1935 की बात को याद रखना, जो प्रांतीय विधानसभाओं में जो स्थापित हुआ था सदस्य, उन्होंने एक अप्रत्यक्ष विधि से वो चुने गए थे सभी के सभी। और संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई थी जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने, या मंत्रिमंडल की एक समिति जो कि कैबिनेट मिशन थी, उसने प्रस्तावित किया था। और इसी योजना के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों में बांट दिया गया, मुसलमान, सिख और सामान्य, है ना। सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था। कौन कौन? मुस्लिम, सिख और दूसरा सामान्य लोग जो थे, ठीक है ना, तीनों को
उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया। जो हमारी प्रांतीय विधानसभा थी उनमें प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने क्या किया, अपने प्रतिनिधियों को चुना और इसके लिए उन्होंने एक समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया। जो देशी रियासतें थीं उन देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से ही तय किया गया और कैबिनेट मिशन योजना का संविधान निर्माण की दिशा में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है ना। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया था। जो हमारा कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन योजना ने हमारे पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार किया था और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत याद रखना 4 सदस्यीय अंतरिम सरकार यानी कि मंत्रिमंडल इसके गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें कि 6 सदस्य, कितने, 6 सदस्य कहाँ के थे, कांग्रेस के थे। 6 सदस्य कांग्रेस के थे, 5 मुस्लिम लीग के थे, उसमें 5 सदस्य मुस्लिम लीग के थे, 5 सदस्य उसमें मुस्लिम लीग के थे और एक भारतीय ईसाई था। उसमें एक सदस्य भारतीय ईसाई था। ठीक है। और एक उसमें सिख था, एक सिख था और एक उसमें सदस्य पारसी भी था। कौन था, पारसी भी था। ठीक है। अब क्या हुआ, 2 सितंबर 1946 की बात है। 2 सितंबर 1946 की बात है। 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू जो थे उनकी अध्यक्षता में एक 13 सदस्यीय, कौन सी, 13 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ। और स्टार्टिंग में तो मुस्लिम लीग ने इसमें भाग ही नहीं लिया था, लेकिन बाद में 26 अक्टूबर 1946 को, ध्यान रखिएगा, 26 अक्टूबर 1946 को जो मुस्लिम लीग था उस लीग के सदस्यों ने या सदस्यों की जो अंतरिम मंत्रिमंडल थे उसमें सम्मिलित होने के कारण सरकार के सदस्य जो थे श्री शरद चंद्र बोस, अली जहीर और सफ़ात अहमद, इनको त्यागपत्र देना पड़ गया। और कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत देखोगे तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी बताई जाती है, 389 प्रस्तावित की गई थी, जिसमें कि 292 सदस्यों की बात करें, 292 सदस्य आपके ब्रिटिश प्रांतों से थे। कहाँ से, ब्रिटिश प्रांतों से। कितने, 292 सदस्य। उसी में 93 सदस्य आपके देशी रियासतों से थे। कितने, 93 आपके देशी रियासतों से थे, 93 सदस्य। और उसमें आपके 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नरियों के थे, चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य थे उसमें। ठीक है। अब भाई ये तो चलो 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने गए, इनका प्रावधान किया गया है। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। अब क्या हुआ, प्रत्येक बात करें ब्रिटिश प्रांत की तो प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित जो सीटें की गई थी उनका निर्धारण 3 समुदायों, कह सकते हैं 3 समुदायों की जो जनसंख्या थी उनके अनुपात में किया गया। अब 3 समुदाय कौन कौन से थे, एक तो आपका मुस्लिम, सिख और सामान्य। ठीक है, सामान्य में आपके मुस्लिम, सिख, इनको छोड़कर के बाकी सब थे। तो इनको एक जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। लेकिन जुलाई अगस्त 1946 में, याद रखना, जुलाई अगस्त 1946 का समय था, संविधान सभा के लिए चुनाव हुए जिसमें कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया। परिणाम क्या निकला, जो ब्रिटिश प्रांत थे उसके अंतर्गत जो आने वाली 296 सीटें थी उनमें 292 ब्रिटिश प्रांत से थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के थे। इनके लिए चुनाव हुआ जिसमें कि जो हमारी कांग्रेस थी उसने 208 सीटें जीती। कितनी, 208 सीटें उसने जीत ली। और 78 सीट हमारे मुस्लिम लीग ने, किसने, मुस्लिम लीग ने। और 73 सीट, कितने, 73 सीट, याद रखिए, सॉरी में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ, जो 78 सीट थी वो हमारी मुस्लिम सीटें थी। ठीक है, और उन 78 सीटों में 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी। ठीक है, 73 सीट हमारी उसमें मुस्लिम लीग ने जीती थी। और प्रांतों के जो 296 सदस्य थे उनमें से 213 सामान्य थे, 79 मुसलमान थे और बाकी के 4 सिख प्रतिनिधि थे। याद रखिएगा, भारत, या हम बात करें जो हमारी
जुलाई 1946 में संविधान सभा की जो पहली बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें कि मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था, परिणाम क्या निकला कि 3 जून 1947 का जब विभाजन योजना थी, उसके बाद संविधान सभा का दोबारा से गठन किया गया, पुनर्गठन किया गया और भारत की संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? याद रखिएगा, पहला अधिवेशन हमारा हुआ 9 दिसंबर 1946 को सुबह 11 बजे। कब? सुबह 11 बजे शुरू हुआ। एक व्यावहारिक रूप से आज़ाद भारत का इतिहास इसी ऐतिहासिक तारीख से माना जाता है। कौन सी से? 9 दिसंबर 1946 से। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। किसको? हमारी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, ध्यान रखिएगा, इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को इसमें नियुक्त किया गया था। इसमें अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष। और मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग उन्होंने पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, जोर दिया। और इसलिए क्या हुआ कि बैठक में केवल 211 सदस्यों ने भाग लिया। कितने? 211 सदस्यों ने भाग लिया। 11 दिसंबर 1946 को याद रखना, 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को एक अस्थायी, कैसे? एक स्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव पेश किया, जिस पर 19 दिसंबर 1946 तक बहस चली। दूसरे अधिवेशन की बात करें, जो दूसरा अधिवेशन था, में भी 20 से लेकर के 22 जनवरी 1947 को हुआ था और ये तय किया गया था कि लीग के सदस्यों का अब अधिक इंतजार न किया जाए। परिणाम ये निकला कि उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव पास कर दिया गया और 28 अप्रैल से 2 मई 1947 को संविधान सभा का तीसरा अधिवेशन हुआ और इसमें भी लीग ने भाग नहीं लिया। फिर क्या हुआ? 3 जून 1947 को माउंटबेटन घोषणा जो हुई थी, उस घोषणा ने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत का विभाजन आवश्यक हो जाएगा। तो संविधान का पुनर्गठन किया गया। अब पुनर्गठित संविधान सभा जो थी, उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? 324 नियत की गई थी। तो विभिन्न प्रांत और जो देशी रियासतें थी, इनके प्रतिनिधियों का चुनाव अब एक अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाना निश्चित किया गया। और संविधान सभा के राजनीतिक सलाहकार कौन थे? राजनीतिक सलाहकार सभी को पता होगा, वो थे हमारे बी.एन. राय। ठीक है, और जो राजनीतिक सलाहकार थे बी.एन. राय, उन्होंने क्या किया? उन्होंने संविधान के प्रारूप पर जो तैयार किया हुआ था, उस पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष के रूप में हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया। ठीक है, किसके रूप में? अध्यक्ष के रूप में। अब इसके बाद हम बात करेंगे संविधान सभा के स्वरूप के बारे में। संविधान सभा के स्वरूप के बारे में तो याद रखिएगा, यहाँ हम बात करेंगे संविधान सभा के स्वरूप के बारे में। ठीक है, संविधान सभा के स्वरूप के बारे में। अब क्या हुआ संविधान सभा के स्वरूप में? याद रखिएगा, जो 3 जून 1947 को जो हमारी माउंटबेटन घोषणा जो हुई थी, 3 जून 1947 को, अब विभाजन हो गया भाई भारत और पाकिस्तान का। तो जो भी सदस्य प्रतिनिधि यानी कि संविधान सभा के सदस्य चुनकर के आए थे पाकिस्तान के क्षेत्रों से, अब वो इस संविधान सभा के स्वरूप में या संविधान सभा में अब वो सदस्य नहीं रहे जो कि पाकिस्तान के क्षेत्र से चुनकर के आए थे। अब इन सदस्यों की, संविधान सभा के जो वास्तविक सदस्य बचे थे, उनकी संख्या घट गई और घट करके संख्या कितनी हो गई? 299 रह गई।
और संविधान सभा में उस समय के जो अनुसूचित वर्ग थे, उन अनुसूचित वर्गों के 26 सदस्य थे। कितने? 26 सदस्य हुआ करते थे। ठीक है। और विभाजन के बाद में संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व रह गया और उसे 82%, कितनी? 82% उसको सीटें मिली। कितनी? 82% सीटें उसको मिल गई। किसको? कांग्रेस को। हालांकि अलग अलग मुद्दों के लिए देखा जाए तो संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थीं। आमतौर पर देखा जाए जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, अंबेडकर इन सभी कमेटियों की अध्यक्षता करते थे। और ये ऐसे लोग थे जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। अंबेडकर जो थे, अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के कड़े आलोचक थे। जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे और जो कांग्रेस थी और गांधी जी, इनके कड़े आलोचक थे और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने के आरोप लगाते थे। भाई सीधी बात है, ये लोग करते नहीं थे अनुसूचित जातियों के लिए कार्य। और पटेल जी हमारे और पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत से मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत थे, फिर भी सबने एक साथ मिलकर के काम किया, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं, है ना। तो 2 वर्ष 11 महीने की अवधि में संविधान सभा की बैठक, ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष 11 महीने और जो 18 दिन का समय लगा, इन महीने, इन अवधि की समय में देखोगे संविधान सभा की बैठकें 166 दिन तक चली। कितनी? 166 दिन, 1636 डेज तक इनकी बैठकें चली और इनमें सत्र अखबारों और आम लोगों के लिए खुले हुए थे, ध्यान रखिएगा। और संविधान सभा की जो संविधान निर्माण से संबंधित जो कार्य समितियां थी, उनमें एक तो हमारी संघ शक्ति समिति, और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। जो हमारी संघीय संविधान समिति थी, कौन सी? संघीय संविधान समिति। इस संघीय संविधान समिति की बात करें, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। और जो प्रांतीय संविधान समिति थी, कौन सी? प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल। ठीक है। और जो प्रारूप समिति थी हमारी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे इसके अध्यक्ष। और मूल अधिकार या जो अल्पसंख्यक संबंधी जो परामर्श समिति थी, उसके थे हमारे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में, प्रारूप समिति के बारे में। ठीक है। प्रारूप समिति, यहाँ प्रारूप समिति की बात की जाए, ड्राफ्टिंग कमेटी की बात की जाए, तो भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ और संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी ये। और इसका गठन, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसमें कि 7 सदस्य थे। कितने? 7 सदस्य थे इसमें। और इनकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। और संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन जो हुआ था, ध्यान रखिएगा, बंगाल प्रांत से हुआ। कहाँ से हुआ था? बंगाल प्रांत से हुआ था। ठीक है। लेकिन जब विभाजन हो गया भारत का, अब क्या हुआ कि वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में पहुंच गया, तो भीमराव अंबेडकर को दोबारा से निर्वाचन किया गया। उनका निर्वाचन दोबारा से हुआ और दोबारा में कहाँ से हुआ निर्वाचन? बम्बई से हुआ। ठीक है, बम्बई से हुआ। तो हमारे प्रारूप समिति के जो सदस्य थे उनकी बात की जाए तो उनमें हमारे सम्मिलित थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि अध्यक्ष थे, दूसरे की बात करें तो हमारे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। कौन थे? अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भी थे। डॉक्टर के.एम. मुंशी भी इसमें सम्मिलित थे हमारे, के.एम. मुंशी। ठीक है। और मोहम्मद सादुल्ला भी इसमें सम्मिलित थे। मोहम्मद सादुल्ला जो थे वो भी इस समिति में सम्मिलित थे, प्रारूप समिति में। माधवराव, लेकिन इन्होंने बी.एल. मित्र को जगह ली, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य
इनका खराब रहता था और स्वास्थ्य के कारण इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। ध्यान रखिएगा, BL मित्र आ गए थे N माधवराव की जगह पे। ठीक है, एक आपके TT कृष्णमाचारी थे TT कृष्णमाचारी, और जो TT कृष्णमाचारी थे इन्होंने भी त्याग पत्र दिया था। ये आए थे किसकी जगह पर? 1948 में, जब हमारे DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, उनके बाद TT कृष्णमाचारी को इसमें सम्मिलित किया गया था। हमारे 7 सदस्य थे किसमें? हमारी प्रारूप समिति के अंतर्गत। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने संवैधानिक विकास के चरणों के बारे में, जो कि हमारे एक्ट आए। ठीक है ना, संवैधानिक विकास के चरणों के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, इस एक्ट के तहत बात की जाए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बात की जाए, तो भारत में कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। ठीक है ना, और इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा ही भारत में कंपनी के प्रशासन पर जो ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण था उसकी शुरुआत हुई। और इस एक्ट के अगर हम प्रमुख प्रावधानों की बात करें, तो इसके जो प्रमुख प्रावधान थे उसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारा 73 का रेगुलेटिंग एक्ट था, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। और क्या हुआ, जो बंगाल का फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी थी उसके प्रशासक को इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसी 73 के तहत, इसी एक्ट के तहत जो अधिनियम था, इसी अधिनियम के द्वारा बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन करके बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल इसमें बना दिया गया। हालांकि बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल और 4 सदस्यों वाली जो परिषद थी उसके नियंत्रण में सरकार की स्थापना की गई। हम ये भी कह सकते हैं कि जो एक्ट था हमारा 73 वाला, इसी अधिनियम के तहत जो बंगाल के पहले गवर्नर थे बनने वाले, सबसे पहले वो कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। यानी कि याद रखिएगा, जो 1773 का एक्ट था रेगुलेटिंग एक्ट, इसी एक्ट के तहत बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को बनाया गया। और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इसकी कार्यविधि 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष की कर दी गई। यानी कि 1 वर्ष से हटा करके 1 ईयर से हटा करके कितनी कर दी? 4 ईयर कर दी गई। ठीक है, दूसरी बात, इसी अधिनियम के अंतर्गत देखोगे तो कलकत्ता जो है, कलकत्ता में 4 सदस्यीय, कितनी? 4 सदस्यीय, 4 सदस्यीय एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1774 में। किसकी? एक सर्वोच्च न्यायालय की, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और कब हुई? 1774 में। ध्यान रखिएगा। और जिसके अंतर्गत आपका, इस न्यायालय के अंतर्गत आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये शामिल थे। ठीक है ना, और सर एलिजा इम्फे जो थे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। इस सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा इम्फे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। और चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड इनको न्यायाधीश बनाया गया। न्यायाधीश कौन कौन थे? याद रखिएगा, चैम्बर्स, लिमेस्टर और कौन थे? और हाइड। इनको क्या बनाया गया? इनको न्यायाधीश बनाया गया। और इसी अधिनियम के द्वारा कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार या भारतीय लोगों से उपहार रिश्वत लेने को प्रतिबंधित कर दिया गया, बिना लाइसेंस के। ठीक है, और भारत के सचिव को पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल और उसकी 4 सदस्यीय परिषद को कानून बनाने का अधिकार भी दे दिया गया। और अब बंगाल गवर्नर जो है कोर्ट प्रेसिडेंसियों से सिंडेसियों का गवर्नर जनरल कहा जाने लग गया। ठीक है, ये प्रावधान थे हमारे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर।
इसके बाद हम बात करें अपने एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बारे में। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ठीक। इसमें क्या हुआ था, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से इस एक्ट को बनाया गया था। और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता की जो सरकार थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण का प्रावधान या प्राधिकार उसको दिया गया। कौन कौन सी, ध्यान रखिएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। इन्हीं के लिए कलकत्ता की जो सरकार थी उस कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि निर्माण का अधिकार दिया गया। और इस प्रकार अब कह सकते हैं कि कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने में दो स्रोत प्राप्त हो गए थे। एक एक्ट के माध्यम से क्या था कि कंपनी के जो व्यापारिक और जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे उनको अलग अलग कर दिया गया। पहला, कंपनी का निर्देशक बोर्ड, दूसरा नियंत्रक मंडल, इनके माध्यम से सम्राट, ठीक है ना। अब ये प्रावधान हो गया। और गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके कितनी कर दी गई, 4 से घटा करके 3 कर दी गई, ठीक है ना, 3 कर दी गई। और प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या भी 4 से घटा करके कितनी कर दी गई थी, 3 कर दी गई थी। और इसी एक्ट के द्वारा कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको उपहार लेने पर भी प्रतिबंधित कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसी अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच के जो संबंध थे उनको मजबूत करना था। और अब न्यायालय क्या कर सकता था, अब न्यायालय को अपने आदेश लागू करते समय सरकार के कानून बनाने और उनका क्रियान्वित करने, जब समय देखोगे क्रियान्वित जब करेगा उस समय क्या था कि भारत के सामाजिक, धार्मिक और रीति रिवाजों का सम्मान करने का निर्देश भी उसको दिया गया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करें पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। किसके बारे में, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में बात करें, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, जो एक्ट था पिट्स इंडिया एक्ट, इसी एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे थे विलियम पिट्स। कौन थे, विलियम पिट। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, विलियम पिट। विलियम पिट के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। और इस अधिनियम की मुख्य या विशेष विशेषता ये थी, निदेशक मंडल जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसको कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षक को अनुमति तो दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक निकाय का गठन किया गया। किसका, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया या नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया, ठीक है। हम कह सकते हैं कि भारत में द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत हो गई। द्वैध शासन व्यवस्था की शुरुआत यहीं से हुई। और यह अधिनियम दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला तो यह था कि भारत में कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उनकी सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। दूसरा यह था कि जो ब्रिटिश सरकार है उसको भारत में कंपनी और जो प्रशासन संबंधी कार्य हैं उन पर पूरा नियंत्रण प्रदान किया गया था। और हम ये कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 थी, 4 से घटा करके उन्होंने भी 3 कर दी। और साथ ही मद्रास और बम्बई की सरकारी जो सरकार थी उसको पूरी तरह से बंगाल सरकार के अधीन कर दिया गया। इसके बाद हम बात करें 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786, ठीक है। 1786 का अधिनियम जो था, इस अधिनियम से क्या हुआ, गवर्नर जनरल को एक जो विषम परिस्थितियां होंगी उनमें अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने पर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार दिया गया। और साथ में ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई, ठीक है। इसके बाद आया हमारा 1813 का राजलेख, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। 1813 का राजलेख जो चार्टर लेख था 1813 का, इस एक्ट में क्या हुआ कि जो कंपनी के एकाधिकार थे उनको समाप्त करने के लिए उस समय पर जो प्रभावी नियंत्रण थे वो स्थापित किए गए। और ईसाई मिशनरियों की भारत में और अधिक स्वायत्तता की मांग के जो मद्देनजर रखते हुए उनको वो राजलेख पारित किया गया। कौन सा, 1813 का। लेकिन कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा, यानी कि चीन के साथ और चाय का व्यापार ये बने रहे थे। और इस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकार को
जो कंपनी का अधिकार था उस पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कितने वर्षों के लिए? 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और भारतीयों की शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष पर ईयर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। और स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को कारारोपण का अधिकार भी दिया गया। और इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट रूप से परिभाषित भी किया गया। इसके बाद आया हमारा चार्टर अधिनियम 1833 का। चार्टर अधिनियम 1813। याद रखिएगा, इस अधिनियम के निर्माण का पहला जो प्रमुख ध्येय था वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1833 में सरकार के विधि निर्माण को और विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करना था इस एक्ट के तहत। और बंगाल का गवर्नर जनरल, उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। किसका? भारत का। भारत का गवर्नर जनरल कहा गया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गवर्नर जनरल तो कहा गया, गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां दी गई। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। और कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए। और अब कंपनी का कार्य क्या था? ब्रिटिश सरकार की ओर से केवल भारत पर शासन करना रह गया था। और भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधि निर्माण का एकाधिकार प्रदान किया गया। और इसी के अंतर्गत पहले जो कानून बनाए गए थे उन बनाए हुए कानूनों को नियामक कानून कहा गया। क्या कहा गया? नियामक कानून, ठीक है, उनको नियामक कानून कहा गया। और एक नए कानून के तहत जो कानून बने हुए थे उनको एक्ट या अधिनियम की संज्ञा दे दी गई। और मद्रास और बंबई के गवर्नर को विधायिका शक्ति से वंचित कर दिया गया। अभी तक हम कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल की जो कार्यकारियां थीं उनमें 3 सदस्य होते थे, लेकिन एक परामर्श जब हुआ और परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य की उसमें नियुक्ति की गई, उसको शामिल किया गया। और राजस्व के संबंध में गवर्नर जनरल को परिषद को पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया। और ये कहा गया कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट में करने का अधिकार दिया गया। हालांकि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण तो किया गया और इस कार्य के लिए विधि आयोग का गठन किया गया और लॉर्ड मैकाले को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। जो विधि आयोग था उस विधि आयोग का अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। कौन था? लॉर्ड मैकाले इसका अध्यक्ष था। हालांकि सिविल सेवकों के चयन के लिए इसी एक्ट के तहत खुली प्रतियोगिता का आयोजन भी शुरू किया गया। किसके लिए? ध्यान रखिएगा, सिविल सेवकों के लिए। सिविल सेवा जो परीक्षा थी उनका एक खुले तरीके से एक खुली प्रतियोगिता का आयोजन इसके द्वारा ही शुरू किया गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अपने 1853 के राजलेख के बारे में। 1853 का राजलेख, जो 1853 का चार्टर एक्ट था, जो राजलेख था, इसका उद्देश्य क्या था कि जो तत्कालीन विधायिका थी उसको सशक्त बनाना, उसके विस्तार में सहयोग देना। और इस राजलेख के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में 6 सदस्य जो हुआ करती थी, ठीक है ना, उसको विधायी कार्यों के प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था की गई। जो विधि निर्माण था उसके द्वारा भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यों की विधान परिषद, कितने? 12 सदस्यों की विधान परिषद, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। और विभिन्न क्षेत्रों और प्रांतों के जो प्रतिनिधि थे उनको इसका सदस्य बना करके सबसे पहले क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। हालांकि विधान परिषद का प्रमुख कार्य देखोगे तो देश के लिए विधि बनाना, लेकिन इस विधि को एक अधिनियम बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। और ऐसी विधियों को गवर्नर जनरल जो है वीटो भी कर सकता था। जो गवर्नर जनरल था उनको क्या कर सकता था? उनको वीटो कर सकता था, ठीक है ना, वीटो, उनको वीटो कर सकता था। लेकिन विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया।
और बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के एक निस्तारण के लिए एक अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। और जो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था, और जो कोर्ट ऑफ कंट्रोल था, कोर्ट ऑफ कंट्रोल जो था, उसको समाप्त कर दिया गया। इन दोनों को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। और कंपनी के जो कर्मचारी थे, इनकी नियुक्ति के लिए एक नामजदगी कह सकते हैं, नामजदगी स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम थे उनको महत्वता दी गई, ठीक है ना। और ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन की समाप्त करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। हालांकि जो निदेशक मंडल था हमारा, निदेशक मंडल, और जो निदेशक मंडल के जो सदस्य थे उनकी संख्या देखी जाए तो 24 से घटा करके कितनी कर दी गई थी, वो 18 कर दी गई थी, याद रखिएगा, इसी एक्ट के तहत 1853 के राजलेख के द्वारा, ठीक है। इसके बाद हम बात करें अपने भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में बात करें। भारत सरकार अधिनियम 1858, ठीक है। जब 1857 की क्रांति हुई, 1857 की जब क्रांति हुई, उस क्रांति के बाद में ब्रिटिश क्राउन ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया और भारत में शासन को संचालन करने के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव का पद प्रदान किया गया। भारत के राज्य सचिव का, ध्यान रखिएगा, ये पद इसमें प्रदान किया गया, राज्य सचिव का, ठीक है ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया। और वो अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। उसकी सहायता से क्या था, 15 सदस्यीय भारत जो परिषद थी उसका गठन किया गया और इसके जो 8 सदस्य थे, 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार यानी कि जो सम्राट था वो चुनता था, उनको मनोनीत करता था, उनको नियुक्त करता था, और 7 सदस्यों को कंपनी के जो निदेशक मंडल थे वो मनोनीत करते थे। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उनको तो समाप्त कर ही दिया गया था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ कंट्रोल के जितने भी अधिकार थे वो अधिकार अब किसके हाथों में पहुंच गए, इस भारत सचिव के हाथों में पहुंच गए और उसकी परिषद को सौंप दिए गए पूरे के पूरे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा भारतीय मामलों पर अब ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त यहाँ पर कर दिया गया और भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया और क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। जो वायसराय था, ये वायसराय किसका प्रतिनिधि बन गया, क्राउन का, क्राउन का। और भारत का पहला वायसराय कौन था, प्रथम वायसराय की बात करें तो वो था हमारा लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। इसके बाद हम अपनी बात करें भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। भारतीय परिषद, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इस एक्ट के तहत क्या हुआ, जो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 था, इसके द्वारा क्या हुआ, जो भारत के संवैधानिक विकास था उसका एक सूत्रपात किया गया और इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडल की व्यवस्था की नींव भी रखी गई। और इसी अधिनियम के द्वारा जो कार्यकारी परिषद थी, कौन सी, कार्यकारी परिषद, इस कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या की बात करें, जो हमारी कार्यकारी परिषद थी इसके सदस्यों की संख्या की बात करें तो वो कितनी थी, वो 4 थी और 4 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई, 5, 4 से बढ़ा करके 5 कर दी गई। और इसमें 3 सदस्यों की बात करें, जो 3 सदस्य हुआ करते थे वो प्रशासनिक सेवा से आते थे, उनको वहां से लिया गया, कहां से, प्रशासनिक सेवा से, ठीक है, प्रशासनिक सेवा से। और बाकी के जो 2 सदस्य थे, जो 2 सदस्य में से एक विधि संबंधी अनुभव प्राप्त करते थे, ठीक है, अनुभव के तौर पर। और गवर्नर जनरल को विधानसभा में भारतीय के नाम पर, भारतीय लोगों के नाम पर एक निर्दिष्ट करने की शक्ति दे दी गई और ये राज्य सचिव के नियंत्रण और निरीक्षण में कार्य करती थी। तो गवर्नर को विशेषाधिकार
और आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी दिया गया। किसको? गवर्नर को। ठीक है, गवर्नर को क्या शक्ति दी गई? एक तो ध्यान रखिएगा कि आपात की स्थिति है उसमें अध्यादेश जारी कर सकता है और विशेषाधिकार उसको दिए गए। गवर्नर जनरल की विधान परिषद में कम से कम न्यूनतम की बात करें 6, कितनी? न्यूनतम की बात करें तो 6, और अधिकतम की बात करें तो 12। 12 हम कह सकते हैं अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था, और उनमें कम से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। लेकिन इनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी, और ये सदस्य 2 वर्ष के लिए मनोनीत किए जाते थे। कितने? 2 वर्ष के लिए। लॉर्ड कैनिंग जो था हमारा, लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में, 1862 में तीन भारतीय लोगों को इसमें विधान परिषद में मनोनीत किया। वो कौन से थे 3 लोग? इनको ध्यान रखिएगा 1862 में जो किया था। एक तो बनारस के राजा थे, बनारस के राजा, ठीक है। एक पटियाला के राजा, और तीसरे कौन थे? सर दिनकर राव। इनको विधान परिषद में मनोनीत किया लॉर्ड कैनिंग ने 1862 में, ठीक है। और गवर्नर जनरल को मान लीजिए इंपॉर्टेंट कोई नियम है, आदेश जारी करना है, उसके लिए शक्ति भी दी गई थी, और उसी के तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारतीय शासन में पहली बार संविभागीय प्रणाली प्रोटोफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। और इसी अधिनियम में 1861 के अधिनियम में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस देकर के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई, और जो प्रांतीय विधायिका है उसका और देश के शासन के विकेंद्रीकरण का स्टार्टिंग यहाँ से हो गया था। इसके बाद हम बात करेंगे 1873 के अधिनियम के बारे में। 1873 के अधिनियम के बारे में यहाँ हम बात करेंगे अब अपने 1873 के अधिनियम के बारे में, ठीक है। 1873 का अधिनियम, जो 1873 का अधिनियम था, इस अधिनियम के बारे में बात करेंगे। याद रखिएगा, जो 1873 का अधिनियम था, इसकी मुख्य विशेषता की बात करें, ये अधिनियम जो था, इसमें ऐसा उपबंध कर दिया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसी भी समय भंग की जा सकती है। कौन सी? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको कभी भी भंग किया जा सकता है, कभी भी इसको भंग किया जा सकता है। और इसके द्वारा 1873 अधिनियम के द्वारा 1 जनवरी, कब? 1 जनवरी 1984, ध्यान रखिएगा 1 जनवरी 1984, ठीक है ना। 1 जनवरी 1884 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को एक औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, इसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में, ठीक है। जो 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो विधान परिषदें हैं उनका विस्तार करना, उनको अधिक शक्तिशाली बनाना। किसको? विधान परिषदों को। जो विधान परिषद हैं उनका विस्तार करना और उनको अधिक शक्तिशाली, ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का उद्देश्य इसका था, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का। और जो केंद्रीय और जो प्रांतीय परिषदें थी, इनका विस्तार किया जाना था। नए सदस्य भी शामिल किए गए, जिनमें से 40% कैसे थे? हमारे गैर सरकारी, जिनमें से 40% सदस्य गैर सरकारी होना अनिवार्य था। और केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में देखोगे जो गैर सरकारी सदस्य थे, इनकी नियुक्ति के लिए एक अप्रत्यक्ष और एक सीमित चुनाव प्रावधान किए गए। हालांकि 1892 में देख लो, 1892 के जो अधिनियम से चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। यहां से चुनाव शब्द का, जो चुनाव नाम का शब्द था, इसका प्रयोग नहीं हुआ था। और जो वायसराय था, वायसराय को सब परिषद अपनी विधान परिषदों में वित्तीय विषयों की विवेचना, अब अपने वित्तीय विषय कौन कौन से हो सकते हैं? राजस्व हो सकता है, व्यय हो सकता है, बजट हो सकता है। इन सभी विवेचना पे हम कह सकते हैं प्रश्न पूछना या बहस करने का अधिकार इसको दिया गया। लेकिन ऐसे विषयों पर नियम बनाने पर सब परिषद राज्य सचिव को ही सहमति अनिवार्य थी इसमें केवल, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के बारे में, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार भी
बोलते हैं। ठीक है, अपना 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था उसके बारे में बात करेंगे। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक, जो मार्ले मिंटो सुधार था, इस अधिनियम में देखोगे तो जो परिषद थी और उनके जो कार्य क्षेत्र थे उनका बहुत ज़्यादा विस्तार किया गया। और इसे ध्यान रखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार को सर अरुंडले समिति की रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया था। इस सुधार को किसके आधार पर पारित किया गया था? सर अरुंडले सर अरुंडले समिति की रिपोर्ट पर। ठीक है ना, सर अरुंडले समिति की रिपोर्ट पर जो है इस मार्ले मिंटो सुधार को पारित किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरी चीज, और इसका उद्देश्य जो 1892 का, इसके उद्देश्य की बात करें तो जो हमारा 1892 का अधिनियम था उसके दोषों को दूर करना था। 1892 के जो दोष थे, जो एक्ट था उसके दोषों को दूर करना। ठीक है, उसके उद्देश्य से इसको बनाया गया था। और इस अधिनियम को तत्काल समय पे, उस समय पे जो भारत सचिव था मार्ले और जो वायसराय था, या हम कह सकते हैं वायसराय अधिनियम भी इसको कहा गया था। सचिव कह सकते हो, वायसराय कह सकते हो। तो जो केंद्रीय विधान परिषद थी उसमें सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था भी की गई। हालांकि बजट की बात करें, जो बजट था, बजट पर एक अंतिम रूप से देखोगे स्वीकार करने से पहले बजट पर वाद विवाद करना, प्रस्ताव पारित करने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को दिया गया था, लेकिन उन्हें बजट पर मतदान का अधिकार नहीं था। बजट पर मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक, और विधान परिषद के सदस्यों को एक सार्वजनिक हित में जितने भी संबंधित विषय होंगे उनकी विवेचना करना या प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी दे दिया गया। और इसी मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत हम कह सकते हैं जाति, वर्ग, धर्म, इन सब के आधार पर देखोगे तो अलग करके एक मताधिकार और एक पृथक निर्वाचक क्षेत्र भी इसकी व्यवस्था भी कर दी गई, व्यवस्था की गई। और वहां फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति जो थी वो यहां अपनाई गई, जिसमें कि प्रेसिडेंसी जो कॉरपोरेशन था और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो था और जमींदार जो थे इनको एक अलग प्रतिनिधित्व दे दिया गया। ठीक है, हमारे मार्ले मिंटो 1909 के सुधार के तहत। इसके बाद हम बात करेंगे अपने भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक, इसमें क्या हुआ था, पहली बार भारत में क्या हुआ था, विधायिका के कुछ सदस्यों के निर्वाचन का सिद्धांत जो था उसको स्वीकार किया गया। और भारत के वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें सबसे पहले भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया, जिसमें कि 2 भारतीय थे, हमारे 2 इंडियंस थे। वो 2 भारतीय कौन कौन से थे उनको याद रखना। एक थे हमारे केसी गुप्ता, कौन थे? केसी गुप्ता। ठीक है, और दूसरे कौन थे? दूसरे थे हमारे सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी। ठीक है, इनको क्या था, इंग्लैंड की जो भारत परिषद थी उसमें इनको नियुक्त किया गया। और प्रतिनिधित्व के आधार पर देखें तो विधान परिषद में निर्वाचन प्रणाली लागू की गई और 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल इसमें बनाए गए थे, 3 प्रकार के। अब वो 3 प्रकार के निर्वाचक मंडल कौन से थे? एक तो साधारण निर्वाचक मंडल, साधारण निर्वाचक मंडल। ठीक है, साधारण निर्वाचक मंडल। दूसरा कौन सा था? दूसरा था विशेष निर्वाचक मंडल, विशेष, ठीक है, निर्वाचक मंडल। तीसरा कौन सा था? वर्ग विशेष। कौन सा? वर्ग विशेष। ठीक है, ये तीन निर्वाचक मंडल बनाए गए थे। तो ध्यान रखना, केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का आकार और शक्ति बढ़ा दी गई। वायसराय की परिषद में पहली बार किसी भारतीय की बात करें, एक भारतीय को विधिक सलाहकार बनाया गया, विधिक सलाहकार बनाया गया एक भारतीय को।
और वो भारतीय कौन था? वो भारतीय था हमारा, भारतीयों में से वो था एस पी सिन्हा। ठीक है, एस पी सिन्हा को जो है एक विधिक सलाहकार बना दिया गया वायसराय की परिषद में पहली बार। और इसी एक्ट के तहत, इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत भारत में द्वैध शासन प्रणाली अपनाई गई। यानी कि भारतीय द्वैध शासन प्रणाली में जो जनक थे वो कौन थे? हमारे भारतीय द्वैध शासन प्रणाली के जो जनक थे वो कौन थे? याद रखिएगा, वो कौन थे? लीनियस कार्टियस। कौन थे? लीनियस कार्टियस। ठीक है ना, लीनियस कार्टियस हमारे द्वैध शासन प्रणाली के जनक थे। और केंद्रीय व्यवस्थापिका के दो सदनों में, जो हमारी केंद्रीय व्यवस्थापिका थी उसको दो सदनों में बांट दिया गया। विधान, एक तो भारतीय विधानसभा और दूसरी भारतीय राज्य परिषद। ठीक है, तो विधानसभा में 145, जो विधानसभा थी उसमें 145, और राज्यसभा जो थी, राज्यसभा में 60 सदस्यों का प्रावधान किया गया। इतने इतने सदस्यों का इसमें प्रावधान किया गया। तो जो केंद्रीय विधानमंडल था उसके सदस्य सरकार से प्रश्न कर सकते थे और उनकी आलोचना भी कर सकते थे, ये उनको अधिकार मिल गया। तो जो प्रांतीय विषय थे हमारे, यहाँ प्रांतीय विषयों की बात करूं, जो प्रांतीय विषय थे, ठीक है ना, प्रांतीय विषय जो थे उनको भी दो भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो आरक्षित और दूसरा कौन सा था? हस्तांतरित। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक है ना, तो देखो ध्यान रखना, न्याय, पुलिस, वित्त, राजस्व, ये सब क्या थे? आरक्षित श्रेणी में रखे गए। आरक्षित श्रेणी में कौन कौन से थे हमारे? न्याय, पुलिस, वित्त और राजस्व, ये हमारे आरक्षित प्रणाली में रखे गए, आरक्षित विषयों में रखे गए। और जो एक चीज ये भी ध्यान रखना, और जो हमारे आरक्षित प्रणाली में रखे गए, आरक्षित विषय में रखे गए, जिसका देखें तो प्रशासन सपरिचित गवर्नर देखता था, और शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, भूमि कर, कृषि व्यवस्था, ये सब हमारे हस्तांतरित विषय में थे। और भारतीय मंत्रियों के अधीन इनको कर दिया गया। तो भारत में एक प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया था, जो कि 10% जनता को मताधिकार दिया गया। और 10% में देखोगे तो 10% जनता के चयन का आधार देखोगे तो उनकी संपत्ति को बनाया गया। सिखों को मताधिकार दे दिया गया, लेकिन उन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक पदों के लिए अयोग्य बताया गया सिखों को, है ना। सिख, आंग्ल भारतीय, ईसाई, यूरोपीय, इनको भी अलग मताधिकार दे दिया। और इस अधिनियम की अंतिम धारा के अनुसार देखोगे तो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में शिक्षा, प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाएगा, ये अनिवार्य कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे अपने कैबिनेट मिशन के बारे में। कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में। इसकी बात करें, एक शॉर्ट में बता दूं कि जो भारत की राजनीतिक समस्या थी उसके समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा। और इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ठीक है, सर, दूसरे कौन थे? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और तीसरे कौन थे? ए.बी. अलेक्जेंडर। कौन थे? ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 सदस्य थे किसके? ब्रिटिश मंत्रिमंडल के। ठीक है, और इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पेंथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पेंथिक लॉरेंस, इसके मुख्य अध्यक्ष। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे अपने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में। भारत सरकार अधिनियम 1935। ध्यान रखिएगा, 1935 की बात करें यहाँ पे तो ध्यान रखना, इस अधिनियम में क्या था? इस अधिनियम में 1935 में टोटल अनुच्छेदों की बात करें, जो कुल अनुच्छेद थे, कुल आर्टिकल थे हमारे, वो कितने थे? वो थे 324। ठीक है, 324 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थीं। लेकिन ये प्रस्ताव, जो भारत सरकार अधिनियम था, ये पूरा का पूरा, इस अधिनियम में टोटल 324 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ थी, लेकिन
इसमें प्रस्तावना नहीं थी, ये बिना प्रस्तावना के था। और भारत का वर्तमान संविधान देखोगे, संवैधानिक ढांचा देखोगे तो इसी अधिनियम पर आधारित है। हालांकि इस अधिनियम के रहते हुए हमारी संघात्मक सरकार की स्थापना हुई। किसकी? संघात्मक सरकार की स्थापना हुई, ध्यान रखिएगा, संघात्मक सरकार की यहाँ पे स्थापना हुई इसी के तहत, हमारी 35 के तहत, ठीक है। और जो संघात्मक सरकार की स्थापना हुई, इसमें याद रखिएगा 1935 का जो अधिनियम था, इसने भारत में सबसे पहले संघात्मक सरकार की स्थापना की। और ये संघ ब्रिटिश भारत प्रांत और जो रियासतें थीं उनको कि जो कि संघ में शामिल होने को सहमत थी, उनको मिलकर के बनाया गया संघात्मक सरकार का ढांचा। लेकिन जो देशी रियासतें थीं उनके संघ में शामिल होने से इनकार जब किया गया तो अधिनियम में जो अखिल भारतीय संघ जो था वो परिकल्पित न हो सका। इसके बाद यहाँ फिर क्या हुआ कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हो गई। किसकी? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हो गई, ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हो गई। और जब केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई उसमें क्या हुआ, अब यह था कि प्रांत के जो द्वैध शासन थे उनको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में उनको लागू कर दिया गया। और उत्तरदायित्वों का बंटवारा 3 सूची बना करके कर दिया गया। अब 3 सूची कौन सी थी? उसमें पहली सूची थी हमारी संघीय सूची। संघीय सूची का मतलब क्या था? जो संघीय सूची थी, हम कह सकते हैं इसमें टोटल 59 विषय थे, 59 59 विषय थे। और इसको 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित, ठीक है, जिसमें कि आरक्षित विषय में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और धार्मिक विषय, हालांकि जनजातीय क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित थे। हस्तांतरित की बात करूं तो उसमें रेल, डाकघर, मुद्रा और वायरलेस, ये सब हमारे हस्तांतरित विषयों में रखे गए थे। एक इसी के तहत मैंने बताया 3 सूचियां बनाई थी, एक दूसरी थी हमारी प्रांतीय सूची। कौन सी? प्रांतीय सूची। और प्रांतीय सूची में देखोगे तो टोटल यहाँ पे बताऊं, संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते थे और इसमें टोटल 36 विषय थे। यानी कि प्रांतीय सूची में संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते थे, वो अधिकार था इस सूची के तहत। तीसरी सूची कौन सी थी? तीसरी थी हमारी समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची की बात करें तो समवर्ती सूची में क्या था? इस सूची में संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते थे, इसमें दोनों कानून बना सकते थे और उसमें 36 विषय थे हमारे, 36 विषय, ठीक है। सॉरी, प्रांतीय मैंने गलत बता दिया आप लोगों को, प्रांतीय को याद रखना। प्रांतीय का मतलब क्या था? इसमें लोकहित के 54 विषय थे। कितने? 54 विषय, ठीक है, जिसमें राज्य अपना कानून बना सकता था। इसमें केवल प्रांत में क्या था कि राज्य अपना कानून बना सकता है, केवल राज्य खुद का कानून बना सकता है। लेकिन समवर्ती में था राज्य और संघ दोनों कानून बना सकते हैं और उसमें 36 विषय हमारे सम्मिलित थे, ठीक है। अब इसी के रहते हुए भारत सरकार अधिनियम 1935 के रहते हुए एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। किसकी? एक संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, ध्यान रखिएगा। जो 1935 का अधिनियम था, इसी अधिनियम के द्वारा एक फेडरल न्यायालय की स्थापना हुई, एक फेडरल न्यायालय की स्थापना हुई और ये दिल्ली में स्थित था। कहाँ पर? दिल्ली में, ठीक है, ये दिल्ली में स्थित था और भारत का पहला उच्च न्यायालय था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था और भारतीय उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस ग्वानिन। कौन थे? मॉरिस ग्वानिन, ठीक है। और इनके जो अतिरिक्त न्यायाधीश थे उनमें 2 न्यायाधीश भारतीय लोगों में से नियुक्त किए गए थे। एक तो जस्टिस एम.आर. जैकब, जस्टिस एम.आर. जैकब, ये भारत के थे, ठीक है। और दूसरे कौन थे? दूसरे थे जस्टिस एम.एस. सुल्तान, जस्टिस एम.एस. सुल्तान, ये हमारे भारत के थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? एक प्रांतीय विधान मंडल की बात करें, या हम कह सकते हैं कि चलो प्रांतीय विधान मंडल की पहले बात कर लेते हैं हम लोग, कि प्रांतीय विधान मंडल की स्थापना हुई, ठीक है ना, प्रांतीय विधान मंडल की। और जो प्रांतीय विधान मंडल था, इसमें कुछ प्रांत द्विसदनीय व्यवस्था थी, जिनमें उच्च सदन को विधान परिषद और निम्न सदन को विधानसभा कहा गया।
इसमें एक सांप्रदायिक निर्वाचन के सिद्धांत में अलग अलग जातियों के स्थान आरक्षित कर दिए गए थे। इसके बाद हम बात करेंगे अपने इसी 35 के तहत प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना भी हुई थी। ठीक है, तो क्या हुआ, एक प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना हुई। ठीक है, किसमें, प्रांतों में एक स्वायत्त शासन की व्यवस्था स्थापना हुई। यानी कि 1935 की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी थी कि प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना हो गई। किसकी, स्वायत्त शासन की स्थापना। ठीक है ना, स्वायत्त शासन की स्थापना, यह भी बहुत बड़ी एक विशेषता थी। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, और एक विधि निर्माण से देखा जाए, विधि निर्माण की दृष्टि से देखा जाए तो जितने भी हमारे प्रांतीय विषय थे उन पर विधि निर्माण की अत्यधिक छूट भी दे दी गई और इन सभी विषयों पर केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और क्या हुआ, एक हमारा केंद्रीय विधानमंडल है ना, केंद्रीय विधानमंडल की बात करें थोड़ी सी, जो केंद्रीय विधानमंडल था, केंद्रीय विधानमंडल में क्या हुआ, जो ब्रिटिश भारत था उसमें 11 प्रांत, कितने, 11 प्रांत और 6 चीफ कमिश्नरी, 6 चीफ कमिश्नरी, इनके प्रांत और भी जो थे स्वतंत्र देशी रियासतें इनमें सभी सम्मिलित थी। किसमें, केंद्रीय विधानमंडल में। और केंद्रीय विधानमंडल के 2 भाग थे, विधानसभा और राज्य परिषद, विधानसभा और राज्य परिषद। ठीक है, विधानसभा और राज्य परिषद। विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी थी, याद रखिएगा 375, जिसमें से 250 सदस्य, इसमें से 250 सदस्य कहाँ से थे, वो ब्रिटिश भारतीय प्रांत से। ठीक है, और 125 ये कहाँ से थे, भारतीय रियासतों से थे। और राज्य परिषद की बात करूं टोटल, तो कुल 260 सदस्य थे इसके राज्य परिषद के। ठीक है, 260, और जिसमें भी 156 ब्रिटिश भारत से थे और 104 भारतीय रियासतों से थे। ठीक है, और इसी अधिनियम में क्या हुआ, हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या हुआ कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ना, इसकी स्थापना हुई। और जो पूना पैक्ट था, पूना पैक्ट के आधार पर इसमें हरिजनों के लिए आरक्षण भी दे दिया गया और इसी अधिनियम से बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, है ना, अलग कर दिया गया। तो 2 नए प्रांत बन गए, उड़ीसा और सिंध, उनका भी सृजन कर दिया गया। ये था हमारा 1935 का अधिनियम। इसके बाद हम बात करेंगे अपने उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव, तो याद रखिएगा उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के बारे में बात करें हम लोग थोड़ी सी, तो संविधान सभा जो थी, उस संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। कब, 13 दिसंबर 1946 को किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने इसको प्रस्तुत किया और भारत में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए उन प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में इसको पारित किया गया। हालांकि इसके साथ में देखा जाए तो जो संवैधानिक संरचना थी उसके ढांचे और मूल दर्शन की स्पष्ट इसमें झलक देखने को मिली थी। ठीक है ना, और इस मिशन की उद्देश्य प्रस्ताव की जो निम्नलिखित बातें मैं बताऊं, जैसे मुख्य विशेषताएं थी, है ना, वो क्या थी। एक तो यह था कि जो ब्रिटिश भारत है और जो देशी रियासतें हैं इनको मिलाकर के एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा। दूसरी आपका विदेश हो गया, रक्षा कह सकते हैं, संचार विभाग, और ये सब क्या थे, संघ के अधीन होंगे और संघ को इनके लिए धन एकत्रित करने का अधिकार भी होगा। संघ की अपनी कार्यपालिका और विधायिका भी होगी, जिसमें कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल उसमें होंगे सभी। हालांकि कुछ प्रांत मिलकर के अपने अलग अलग समूह बना सकते थे, बट प्रांतीय कार्यपालिका और विधायिका के अतिरिक्त अपनी सामूहिक कार्यपालिका और विधायिका का निर्माण ये कर सकते थे। हालांकि जो हमारे प्रांतीय स्थान थे उनका आवंटन प्रत्येक प्रांत में वहाँ के जो प्रमुख समुदाय थे उनके बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया और भारत पर एक ब्रिटिश सरकार की प्रभुसत्ता को समाप्त भी कर दिया गया इसके तहत, और भारतीय रियासतों को ये छूट होगी कि वे संघ में सम्मिलित होंगे या स्वतंत्र रहेंगे। एक अंतरिम सरकार की तत्काल स्थापना भी की जाएगी, ऐसा प्रावधान था, जिसे कि भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त होगा।
संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का निर्वाचन बहुत जल्दी होना चाहिए, उद्देश्य प्रस्ताव का ये मुख्य मुद्दा था। और स्टार्टिंग में तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही एक ही कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया था, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान के निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 से देखा जाए तो एक प्रत्यक्ष कार्रवाई स्टार्ट कर दी, एक डायरेक्ट एक्शन उन्होंने लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो स्वतंत्रता जब हुई थी, स्वतंत्रता से पहले जो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 1946 में, उसकी बात करें तो ध्यान रखिएगा जो सदस्य थे उनकी बता रहा हूँ, उनके क्या क्या विभाग थे। जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू, उनका कौन सा पद था, वो क्या थे, राष्ट्रमंडल संबंध से उनका विभाग रिलेट करता था, विदेशी मामलों से। सरदार पटेल थे आपके, वो किससे बिलोंग करते थे, गृह विभाग से या सूचना या प्रसारण के विभाग से। सरदार बलदेव सिंह जो थे, बलदेव सिंह, ये कौन से विभाग से थे, ये थे रक्षा विभाग से, रक्षा मंत्रालय से। ठीक है, जॉन मथाई, जॉन मथाई, जॉन मथाई जो थे वो उद्योग और नागरिक आपूर्ति से थे। जगजीवन राम, जगजीवन राम, जगजीवन राम किससे रिलेटेड थे, ये श्रम से रिलेटेड थे, श्रम विभाग से। CH भाभा जो थे वो कार्य खनन खान और जो ऊर्जा थी उसके विभाग से रिलेट करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि से बिलोंग करते थे। आपके आशफ अली ये रेलवे और परिवहन विभाग से बिलोंग करते थे। राजगोपालाचारी जो थे वो शिक्षा और कला के क्षेत्र में थे। आई चुनरीगर जो थे वो वाणिज्य के क्षेत्र में थे। लियाकत अली खान आपके वित्त मंत्रालय से बिलोंग करते थे। अब्दुल रब निस्तार जो थे वो डाक और वायु के विभाग में थे। गजाफर अली खान जो थे वो डाक और वायु के विभाग में थे। गजाफर अली खान की बात करें वो आपके स्वास्थ्य में थे। अब्दुल रब निस्तार आपके डाक और वायु में थे। जोगेंद्र नाथ मंडल ये आपके विधि में थे, यानी कि टोटल आपके लगभग 14 इसमें मंत्री सदस्य हुआ करते थे। और माउंट बेटन योजना की इसके बाद हम बात करें, जो हमारी माउंट बेटन योजना थी, माउंट बेटन योजना जब आई, इस माउंट बेटन योजना के तहत क्या हुआ, जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसी के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के लिए आमंत्रित किए जाने के विरोध में मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1948 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया, जिससे क्या हुआ, पूरे देश में एक भीषण तरीके से, एक भयंकर तरीके से सांप्रदायिक दंगे होने लग गए। और बाद में अंतरिम सरकार में शामिल होकर के उसने गतिरोध उत्पन्न कर दिया और संविधान सभा की पहली बैठक से अनुपस्थित रह करके ये क्लियर कर दिया कि भारतीय एकता बनाए रखना अब संभव नहीं है। अब हुआ क्या, तत्काल की जो परिस्थितियां बनी उस समय पे, वहाँ ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो एटली था, कौन था उस समय पे, एटली। एटली ने क्या किया, 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा कर दी कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 यानी कि जून का महीना 1948 में देखा जाए पहले ही, उससे पहले ही सत्ता भारतीयों को सौंप देगी। और सत्ता के निबोध हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए बेबेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेज दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने अपने नीति विषयक जो बयान थे वो जारी किए, जिसे माउंटबेटन योजना का नाम दे दिया गया। अब योजना के तहत हुआ क्या, उसमें यह प्रावधान था कि ब्रिटिश भारत को 2 संप्रभु राष्ट्र यानी कि भारत और पाकिस्तान में विभक्त किया जाएगा। हालांकि पंजाब और बंगाल के विभाजन को लेकर के जनमत संग्रह करा जाएगा, क्योंकि देशी रियासतों को अपनी इच्छा अनुसार भारत और पाकिस्तान में शामिल होने की छूट भी होगी और भारत और पाकिस्तान को राष्ट्रमंडल की सदस्यता को त्यागने का अधिकार भी होगा। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सहित हम कह सकते हैं सभी दलों ने योजना को मंजूर कर लिया। अब ब्रिटिश संसद ने इस योजना को एक मूर्त रूप देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित कर दिया। और जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, इसके तहत क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो कि 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत होकर के लागू हो गया। इसकी विशेषताओं की बात करूं तो इसमें 2 अधिराज्य थे, भारत और पाकिस्तान, इंडिया और आपका पाकिस्तान। ठीक है, 2 अधिराज्य थे। इनकी स्थापना 5 अगस्त 1947 को होगी, ये प्रावधान था 5 अगस्त 1947 को। और ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी इनके हाथों में।
अब इसमें पंजाब और बंगाल के विभाजन की व्यवस्था की गई थी। उसके बीच में देखोगे तो सीमा निर्धारित करने के लिए अलग अलग सीमा आयोग बनाए गए थे। पाकिस्तान के पश्चिमी पंजाब में देखोगे, पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब था और पूर्वी बंगाल के अतिरिक्त देखोगे सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, असम का सिलहट भाग था, बहावलपुर था, खैरपुर था, बलूचिस्तान, ये सब 8 मतलब टोटल 8 थे, है ना। कुछ छोटी रियासतों को सम्मिलित इसमें किया गया था। तो पाकिस्तान को मिलने वाले जो क्षेत्र थे उनको छोड़ करके ब्रिटिश भारत में सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने गए। तो भारत में महाहिम कह सकते हैं, महामहिम की सरकार का उत्तरदायित्व और भारतीय रियासतों पर महामहिम का अधिराज यानी कि सोवर्जेनिटी 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगा और भारतीय रियासतें इन दोनों में से किसी भी अधिराज्य यानी कि डोमिनियंस में से शामिल हो सकती थी और प्रत्येक अधिराज्य के लिए एक पृथक गवर्नर जनरल होगा जो कि महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और जो भी अधिराज्य, कोई भी अधिराज्य हो, उसकी सरकार के जो प्रयोजन है उनके लिए मान लीजिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा, वो कर सकता है। और प्रत्येक अधिराज्य के लिए एक अलग से विधानमंडल और विधायी जो विधियाँ होंगी वो बनाने का पूरा अधिकार होगा और ब्रिटिश संसद उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम अंग्रेज़ों के लिए एक भव्य और गौरवपूर्ण कह सकते हैं विदाई थी, क्योंकि इस अधिनियम के अनुसार 14 और 15 अगस्त को मध्यरात्रि को भारत और पाकिस्तान दोनों को मध्यरात्रि के समय 2 अधिराज्यों का गठन कर दिया गया। ठीक है। हालांकि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था उसमें काफ़ी परिवर्तन तो हुआ भाई। जो परिवर्तन हुआ 1947 के इस अधिनियम के द्वारा, परिवर्तन हम कह सकते हैं कि 3 परिवर्तन इसमें हमें देखने को मिले। कितने परिवर्तन? 3। पहला क्या था? पहले परिवर्तन में हम कह सकते हैं जो संविधान सभा की पूरी तरीके से कह सकते हैं पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बनाया गया, है ना। और जो कि स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। एक तो परिवर्तन ये हुआ। दूसरे परिवर्तन की बात करें, दूसरा ये था कि संविधान सभा एक विधायिका भी बना गई थी। संविधान सभा एक विधायिका भी बना दी गई थी। इसके 2 कार्य थे। पहला कार्य ये था कि संविधान निर्माण, दूसरा क्या था कि देश के लिए विधि निर्माण। ये उसके 2 कार्य थे। तीसरे परिवर्तन की बात करें, जो मुस्लिम लीग थी उसके सदस्यों के विभाजन के बाद अलग जब हो गया भारत, तो उसके संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी रही घट करके 299 रह गई। तो ये यानी कि मेनली 3 परिवर्तन हमें देखने को वहाँ पे मिले थे। हालांकि भारतीय संविधान जब बन गया तो उस पर काफ़ी विदेशी प्रभाव भी पड़े। विदेशी प्रभावों में बात करी जाए थोड़ी सी आप लोगों से लास्ट में, विदेशी प्रभाव। तो विदेशी प्रभावों में देखोगे तो संविधान निर्माण जब हुआ तो संविधान सभा के लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। 60 देशों के संविधान का लगभग अध्ययन किया गया। उनकी अच्छी बातों को जो कि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी उनको बिना संकोच के ग्रहण किया गया। वैसे तो भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का ही पड़ा, बट भारतीय संविधान में और देशों से भी कुछ प्रमुख प्रावधान भी रखे गए थे। जैसे ब्रिटिश संविधान था, वहाँ की संसदीय शासन पद्धति ली गई। लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल जो होता है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व होना, अनुच्छेद 75 के भाग 3 में है ये प्रावधान, उसको लिया गया। हालांकि एकल न्यायिक प्रणाली ली गई। जो एकल न्यायिक प्रणाली थी उस एकल न्यायिक प्रणाली को लिया गया कहाँ से? ब्रिटिश संविधान से है। ब्रिटिश विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई। विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसद और विधानमंडलों की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया जो कि 1937 में बना था। ठीक है ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए थे। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इनमें योगदान के आधार पर राज्य में जो कुछ भी 12 सदस्यों का जो मनोनयन होगा वो सब लिया गया। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल लिया गया। ठीक है ना। हालांकि हमारे बहुत से देश थे, ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था, जापान भी था, सोवियत संघ भी था, फ्रांस भी था, बहुत कुछ लिया गया। ठीक है ना। तो हमारा ये भारत का संविधान एक परिचय है। संविधान का एक परिचय जो था वो आज कंप्लीट हुआ। अगला अध्याय हमारा होगा संविधान के उद्देश्य का और नागरिकता, जो कि अध्याय 2 होगा। ठीक है। उसमें अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी का नोट्स आप लोगों को अपडेट जल्दी कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए।